जब शिकायतों और लापरवाहियों से डूबी हुई एयर इंडिया का टाटा समूह ने अधिग्रहण किया था तो इतिहास की परतें उधड़ी थीं। इस एयरलाइंस को फिर से प्रसिद्ध होने की ख्वाहिश लिए लोगों को उम्मीद बंधी कि शायद टाटा के भरोसे वाली टैगलाइन उतनी ही मुखर होके एयर इंडिया के साथ भी चपक जाएगी और सब सुंदर दिखेगा, सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन 3 साल बीत गए, गाड़ी अटकी ही रही। एयर इंडिया के नए मालिकों ने इंटरव्यू दिए, बयानों में कहा कि कंपनी लाभ के रास्ते पे जल्द आएगी, लेकिन संख्याओं और शिकायतों ने एकदम उल्टी बात दिखाई है। तो आज के शो में हम जानेंगे कि कहां अटकी है एयर इंडिया की कामयाबी, पाकिस्तान के दोस्त तुर्की के चक्कर में कैसे फंस गई है कंपनी और इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने का रास्ता क्या हो सकता है। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University, Higher and Sonata. Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. साल 2021 सितंबर की बात है। सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया की नीलामी में 2 बोलियां सामने आई। पहली बोली लगाने वाले समूह का नाम टाटा ग्रुप और दूसरी बोली लगाने वाले हुए स्पाइस जेट के मुखिया अजय सिंह। अक्टूबर का महीना, बिडिंग के लिफाफे खुले और पता चला कि टाटा समूह ने एयर इंडिया की बोली जीत ली है। साल 2022 का जनवरी का महीना लगते लगते टाटा ग्रुप ने सारी कागजी कार्रवाई पूरी की और इस तरह से सालों से घाटे में चल रही एयर इंडिया का निजीकरण पूरा हुआ। टाटा के हाथों में आने के बाद यह बात जोरों शोरों से चली कि अब एयर इंडिया के दिन बहुर जाएंगे, फिर से तेज उड़ान भरेगी। सोशल मीडिया रंग बिरंगा होने लगा, लेकिन करीब 3 साल बीतने के बाद भी एयर इंडिया अब तक प्रॉफिट में नहीं आ पाई है। हुआ क्यों, इन सब बातों की पड़ताल करते हैं, लेकिन पहले एक शंका का समाधान। आप सोच रहे हैं कि हमको बैठे बैठे एयर इंडिया की चिंता क्यों हो गई है। मतलब उनको जब अपनी टूटी सीट और चोक टॉयलेट की चिंता नहीं तो हम क्यों चिंता करें। दरअसल मामला यह है कि एयर इंडिया के सीईओ हैं कैम्बेल विल्सन। उन्होंने जगह जगह इंटरव्यू दिए हैं। कुछ इंटरव्यू में उन्होंने प्रॉफिट पर बात की है तो कुछ में उन्होंने कंपनी की परेशानियों पर बात की है। टाटा का ही मालिकाना है, किसी को काम करने के लिए रखा है, इसलिए सीईओ की पोस्ट मिली है। तो इन तमाम बातों के बीच कुछ खबरें हैं जो एयर इंडिया के लिए अच्छी तस्वीर पेश नहीं करती हैं। सीईओ विल्सन जो हैं, उनके इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू का जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि एयरलाइन सही दिशा में है। सही दिशा बराबर प्रॉफिटेबिलिटी यानी लाभकारी रास्ता। आगे बताया कि कई एयरलाइनों का विलय, पुराने सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपग्रेडेशन, नए विमानों के लिए मजबूत ऑर्डर बुक, पुराने विमानों को फिर से तैयार करना और प्रशिक्षित स्टाफ की हायरिंग, इन तमाम फैक्टर्स ने एयरलाइन की लागत को घटाने में मदद की है। दावा यह भी कि एयरलाइन के कामकाज में काफी सुधार हुआ है, एफिशिएंसी बढ़ी है। ये इंटरव्यू जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एयर इंडिया फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच में है, आगे का भविष्य अच्छा दिखाने की कोशिश है और पाने की भी तो होगी ही। कोई कंपनी क्यों घाटे में रहेगी। लेकिन अब कंपनी का उस लक्ष्य की बात करते हैं कंपनी के, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि सच क्या है। इकोनॉमिक टाइम्स की ही रिपोर्ट का जिक्र करते हैं। बताया गया है कि साल 2024 के आखिर में एयर इंडिया ने एक लक्ष्य तय किया था। वित्त वर्ष 2026-27 तक कंपनी फायदे में आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जानकारों की माने तो लक्ष्य पूरा होने में सबसे बड़ा कारण है मर्जर। यह पहला कारण है एयरलाइंस का विलय। यानी दरअसल जो एयर इंडिया है उसके हाल के वर्षों में कई एयरलाइंस का विलय किया गया है, जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस, AIX कनेक्ट जो पूर्व में एयर एशिया इंडिया के नाम से जाना जाती थी, और विस्तारा। इन एयरलाइंस को जब एयर इंडिया में मिलाया गया तो टाटा समूह की योजना विहान का सहारा लिया गया। विहान का लक्ष्य एयर इंडिया को एक वैश्विक स्तर की एयरलाइन बनाना है। तो जब इन कंपनियों का एयर इंडिया में विलय पूरा हुआ तो एक दिक्कत खड़ी हो गई। मर्जर से एयर इंडिया की लागत बढ़ गई क्योंकि पैसा देके सबको खरीदा गया था। साथ ही पायलटों का वेतन रुका जो पेरेंट एयरलाइन से यहां पे आए थे। स्टाफ छुट्टी पे चला गया और विस्तारा की 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। कंपनी की बैलेंस शीट गड़बड़ हुई, खर्चा हुआ था, पेमेंट नहीं हो रहा था, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, सेक्टर वाइज ऑपरेशन प्रभावित हो रहे थे, लिहाजा कंपनी कमाई नहीं कर पा रही थी। अब कंपनी के मुनाफे में दूसरी बाधा रही विमानों की लीजिंग। अब
अब एयर इंडिया अपने बेड़े का विस्तार करने के लिए काफी समय से लीज पर विमान ले रही है, यानी कंपनी के पास अपना बेड़ा मौजूद नहीं है, मतलब उतना बड़ा अपना बेड़ा मौजूद नहीं है, बल्कि एयरक्राफ्ट कंपनियों या सप्लायर से कुछ सालों तक उनके विमान उड़ाने का समझौता किया जा रहा है। यही होता है लीज का मॉडल। विमान लीज पर लेने से नए जहाजों के रखरखाव में एकदम से बहुत ज्यादा पैसा लगने लगा, पुराने वाले जहाजों में तो लग ही रहा था। कंपनी की बैलेंस शीट और गड़बड़ हो गई। अब कंपनी की तरक्की में तीसरी अड़चन रही एयरलाइंस को विमानों का ऑर्डर समय पर न मिल पाना। निजीकरण के बाद के वर्षों में, साल 2022 में जो निजीकरण हुआ उसके बाद के वर्षों में एयर इंडिया ने 470 नए विमानों, जिसमें एयरबस और बोइंग का ऑर्डर था, और साल 2024 के आखिर में, बीता साल है, उसके आखिर तक आते आते कंपनी ने 100 एडिशनल विमानों का ऑर्डर दे दिया था। यानी इसमें जो 10 वाइड बॉडी A350 और 90 नैरो बॉडी A320 विमान शामिल थे। अब कुल मिलाकर कंपनी ने 470 और नए जो 100 फ्रेश वाले थे मिलाकर 570 विमानों का ऑर्डर दे रखा है। जो सप्लाई करने वाली कंपनी हम बता ही चुके हैं, बोइंग और एयरबस। लेकिन खबरें बताती हैं कि कंपनियों की ओर से सप्लाई अभी पूरी नहीं हुई है, यानी एयर इंडिया अपना जो बेड़ा बनाने की ओर जोर दे रही है वो ही पूरा नहीं हो रहा है। इसके अलावा पुराने विमानों के रीफिटिंग और अपग्रेड में भी देर हो रही है। हाल फिलहाल की वायरल शिकायतें इसी वजह से सुनाई देती हैं। यानी पूरा मामला है ऑर्डर में देरी का, मर्जर का और नए विमानों की डिलीवरी का, यानी सिस्टम ही गड़बड़ है। कोर बेड़ा पूरा हो तो कंपनी अपने ऑपरेशन बढ़ा सकती है, ऐसा सीधा गणित कहता है। लेकिन गणित इतना आसान नहीं है। जानकारों का कहना है कि कंपनी को फायदे में आने के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है, मतलब कंपनी अपने इस लक्ष्य को तय समय पे पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो दिक्कतें हैं उन्हें पूरा होने में महीने 2 महीने का नहीं, लंबा समय लग सकता है, जो 2 सालों से ज्यादा का होगा, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा कंपनी के ऑपरेशन में एक और दिक्कत हुई है। पहलगाम टेरर अटैक जो 22 अप्रैल को हुआ था, उसके बाद 24 अप्रैल 2025 से पाकिस्तान ने भारतीय उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। अपने इंटरव्यू में कंपनी के CEO विल्सन ने कहा कि पाकिस्तान की इस बंदिश की वजह से एयर इंडिया को उत्तरी अमेरिका के उड़ानों के लिए वियना या कोपेनहेगन में ईंधन भरवाना पड़ रहा है, जिससे एयरलाइन का खर्चा बढ़ गया है। साथ ही एयरलाइन ने विमान के वजन को कम करने के लिए लंबी दूरी की उड़ानों में बेची जाने वाली सीटों की संख्या कम कर दी है। कंगाली में आटा गीला वाली हालत। इस लाइन पर आगे बात करें तो एयर इंडिया ने टर्किश टेक्निक के साथ अपने विमानों के रखरखाव यानी MRO का समझौता खत्म करने का फैसला लिया है। MRO का मतलब विमानों का मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, MRO। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मिलने वाली मदद के बाद तुर्की से भारत के रिश्ते खटाई में पड़े। वहाँ एयर इंडिया ने फैसला लिया और CEO कैम्बेल विल्सन ने इसकी पुष्टि भी की। कहा कि तुर्की की तरफ से पाकिस्तान का समर्थन जताए जाने से नाराज भारत के लोगों की भावनाओं का ख्याल करते हुए एयर इंडिया ने टर्किश टेक्निक से करार खत्म करने का फैसला लिया है। टर्किश टेक्निक करती क्या थी, आप पूछेंगे। एयर इंडिया की जो बोइंग 777 फ्लीट है उसके रख रखाव यानी वही MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल का काम करती रही। अब नहीं कर पाएगी। अब कंपनी इसके लिए भी किसी और को ढूंढेगी जिसमें समय बर्बाद हो सकता है। कंपनी के CEO ने कहा है कि हम जनता की भावना का सम्मान करना चाहते हैं, अपनी योजनाओं में बदलाव करेंगे। हम इस बात पर दोबारा विचार करेंगे कि अपने विमान को रखरखाव के लिए टर्किश टेक्निक के अलावा कहां भेजें, यानी विकल्प तलाशने की कोशिश शुरू हो गई है। कहा भी है कि समय लगेगा और रातों रात नहीं हो सकता, देरी एक और वजह से होगी। अब इन बातों के अलावा एयर इंडिया प्रतिस्पर्धी कंपनियों के साथ भी चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी है इंडिगो। उन्होंने कम लागत और ताबड़तोड़ विस्तार के साथ एयर इंडिया के बाजार की हिस्सेदारी छीन ली है। इंडिगो की 60% घरेलू बाजार हिस्सेदारी ने एयर इंडिया पर दबाव बढ़ाया है। इसके साथ ही इंडिगो के एक और ऐलान ने अन्य एयरलाइंस कैरियर की पेशानी पर बल डाल दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो इंडिगो ने घोषणा की है कि वो 30 और वाइड बॉडी एयरबस A350-900 विमानों के ऑर्डर देगी। इससे पहले कंपनी 30 विमानों का ऑर्डर पहले ही दे चुकी है। कंपनी इंटरनेशनल रूट्स पर अपनी फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाना चाहती है।
इन बातों से पता चलता है कि एयर इंडिया के सामने काफी चुनौतियां आ रही हैं। अब सुखद तस्वीर भी जान लेते हैं। कंपनी भले ही तय समय सीमा के भीतर मुनाफे में न आए, लेकिन कंपनी का ताजा बही खाता इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कंपनी तेजी से अपना घाटा जो है वो कम करती जा रही है। आंकड़े देख लीजिए। वित्त वर्ष 2022-23 घाटा 11,387 करोड़ रुपए। एक साल बाद वित्त वर्ष 2023-24 घाटा 4,444 करोड़ रुपए। इसी वित्त वर्ष में एयरलाइंस का बिजनेस एक साल पहले की अवधि की तुलना में करीब 24% बढ़ा है। वहीं कंपनी का कारोबार 38,812 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एयर इंडिया ने अभी तक अपने वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़े घोषित नहीं किए हैं। कंपनी के सीईओ, उनका कहना है इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में कि एयर इंडिया ने नए विमान खरीदे हैं, अपनी सेवाओं में सुधार किया है। दूसरी ओर इसकी कम लागत वाली एयरलाइंस एयर इंडिया एक्सप्रेस बहुत तेजी से बढ़ी है। इसके विमानों की 25 से बढ़कर संख्या 100 तक हो गई है, लेकिन इस तेज विस्तार के कारण अब कुछ कंसोलिडेशन की जरूरत है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की राह थोड़ी अलग है, पर कुल मिलाकर कंपनी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। एयर इंडिया के सीईओ आगे बताते हैं कि एयरलाइन का यात्री राजस्व 2 गुने से ज्यादा हो गया है। टॉप 5 बड़े शहरों के रूट्स पर इस कंपनी की बाजार की हिस्सेदारी 49% है। कंपनी का कार्गो बिजनेस काफी बढ़ा है, इससे कमाई जो 3 गुना बढ़ गई है। पैसेंजर की संख्या में 4 गुना बढ़ोतरी हो गई है। अब ये थी एयर इंडिया की हालत। अब आपके काम की एक और खबर छोटी सी बता देते हैं। होने वाली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सबसे जरूरी मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको कहते हैं MPC। इस मीटिंग में हो सकता है एक निर्णय हो सकता है कि आपकी EMI घट जाए, क्योंकि हो सकता है कि MPC में बैठने वाले लोग जो 4 जून से 6 जून तक माथापच्ची करेंगे, बेसिस पॉइंट में, रेपो रेट में बेसिस पॉइंट 25 की कटौती करेंगे। अर्थशास्त्रियों को भरोसा है कि RBI फिर से रेपो रेट को कटौती करेगा और जो मौजूदा रेपो रेट है 6% उससे नीचे आ जाएगी और लोन सस्ते हो जाएंगे। यह था आज का खर्चा पानी। लिखा प्रदीप ने, मैं सिद्धांत, कैमरे के विजय प्रशांत। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।